चैप्टर्स कवर करने हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियो में कि सेक्शन बी के बारे में मैंने सीखा था कि सेक्शन डी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी को एक एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको थ्री डी ज्योमेट्री समझ में आ जाए और ताकि आप लोग उसके क्वेश्चन इजीली क्रैक कर पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है हमें चैप्टर 11 जो आपका एनसीईआरटी में है, थ्री डी ज्योमेट्री। ठीक है, हम इसमें वो सारे चैप्टर कवर अप करेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जिस जहाँ से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने थ्री डी ज्योमेट्री देखा यहाँ से और थ्री डी ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं। तो थ्री डी ज्योमेट्री में जैसा कि मैंने देखा कि हमारे कोर्स में खाली लाइन है, हमारे कोर्स में खाली लाइन पढ़ना है मुझे। तो अब प्लेन हट चुका है तो खाली लाइन के केस में क्या हो सकता है कि अगर कोई मैंने मार्कर को यहाँ पे रखा और मार्कर से एक लाइन खींच दी, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या होता है मेरे पास, पासिंग पॉइंट। ये मेरे पास पासिंग पॉइंट है और ये क्या है, इस लाइन की डायरेक्शन है, ये है इसकी डायरेक्शन। तो मतलब मुझे दो चीजें चाहिए लाइन को बनाने के लिए, एक तो पासिंग पॉइंट और एक उसका डायरेक्शन। तो जो लाइन की वेक्टर फॉर्म होती है ना हमारे पास, वो क्या होती है हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे हमने ए को हमने क्या बोल दिया है, हमने पासिंग पॉइंट, और बी को हमने क्या बोला है, डी आर्स, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। तो अब लाइन की वेक्टर फॉर्म ये होती है। इसी तरह लाइन की एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म किस फॉर्म में होगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, और जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। जो इसके ये जो जो डिनोमिनेटर जो, सॉरी, जो नीचे दे रखे हैं ना, इसको हम बोलते क्या बोलते हैं हम लोग, डी आर। और ये जो ऊपर वाले हैं इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग एक्स वन वाई वन जेड वन को क्या बोलते हैं, पासिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको यही आता है कि कभी कोई कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करें, और अगर कोई वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें। पहला क्वेश्चन तो हमारा ऐसा ही बनता है। लेकिन बच्चे को जो जनरली दिक्कत आती है वो पहला टाइप का, एक बार एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कभी लिखा हुआ ऐसे, टू एक्स माइनस वन अपॉन में फोर, और दे रखा है यहाँ पे थ्री माइनस वाई अपॉन में टू, और सेवन माइनस सेवन जेड अपॉन में फाइव, या फिर इसको इसको 14 कर दीजिए अभी। तो पहला काम क्या है मेरा, इसको कार्टेशियन फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड, ये नंबर सिंपल होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, वन। तो अगर इसमें कोफिशिएंट वन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से टू कॉमन लिया मैंने, टू कॉमन लिया और जो टू कॉमन आया है बाहर, इस टू से फोर को काट दिया, ये टू हो गया। सिर्फ वाई का कोफिशिएंट माइनस वन है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। तो क्या है, यहाँ से y माइनस थ्री, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस कहाँ चले गया, नीचे चले गया, सो माइनस टू। और यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, माइनस सेवन कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो आएगा ये जेड माइनस वन। ठीक है, और माइनस सेवन कॉमन लिया तो कितना हो गया, माइनस टू। तो जो अब देखिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि मेरे पास एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वन वन है। तो इसके जो डी आर्स हैं, इसके डी आर्स को मैं बोल सकता हूँ टू माइनस टू और माइनस टू। ठीक है, ये इसके डी आर्स हो गए, चाहे आप इसको टू से डिवाइड करके वन माइनस वन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होगा इसका डायरेक्शन रेशो। ठीक है, और अगर कोई इसी क्वेश्चन में बोलता है मेरे को डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, तो एक बात याद रखना, जो हमने लास्ट वेक्टर चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि डी आर रखे हैं तो डी सी कैसे निकालते हैं, टू के नीचे इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर भी फोर ही होगा, और ये भी फोर ही होगा। सो क्या हो गया यहाँ पे, टू अपॉन रूट के अंदर ट्वेल्व। इसी तरह माइनस टू अपॉन रूट के अंदर ट्वेल्व, और इसी तरह माइनस टू अपॉन रूट के अंदर ट्वेल्व। तो यहां से हम लोग डी आर से निकाल सकते हैं। हेलो, हाँ, यहीं पे मैम, ट्वेल्थ से भी। हाँ, वन वन टू, चंद्रकांत सर नहीं है यहाँ पे, ये पता नहीं मैम। तो ये आ गए हमारे पास डी आर और ये हो गए हमारे पास डी सी। ठीक है,
सॉरी, थोड़ा काम आ गया, इसके चक्कर में कोई वीडियो को रोकना पड़ेगा अभी, लेकिन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसी में अगर देखिए, ये तो हो गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। अब ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अगर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे भी दिया होता है कि ये दे रखा है 2x, 3y और 4z, और आपको इसके डीआर्स निकालने हैं, तो डीआर्स कैसे निकालेंगे? x, इसका मतलब क्या, इसके नीचे 1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। इसी इक्वेशन को मैं लिखा 1/3, और इसी इक्वेशन को लिखा मैंने 1/4। तो यहाँ से मेरे पास डीआर्स क्या होगा इसके, 1/2, 1/3 और 1/4। तो अगर आप इसका ना जब भी कभी बुक्स में देखेंगे डीआर, तो क्या होगा, जैसे 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया होगा 12, तो 12 से आपको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, 4 और 3, ये आपके डीआर हो गए। और अगर आपको डीसीज बोलता है, तो डीसीज भी हम लोग इसके आगे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने। हाँ, तो हमने क्या देखा है कि जैसे ये पार्ट किया किया मैंने, तो ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म गिवन है, तो हम उससे सिंपली उसके डीआरस, चाहे डीसीज, चाहे उसके पासिंग पॉइंट, ये वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल इक्वेशन है वहां से हमें डीआरस निकालना इजी पड़ता है। अब देखिए, इसके बाद अब देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा एक सिंपल कि लाइन की फॉर्म कैसी होगी, आइदर वेक्टर फॉर्म और द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, सेकंड थिंग, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल के बारे में बात कभी कभी कही है। तो एक बात तो पहले मुझे क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बेसिक में पढ़ा था कि अगर मैं, ये पासिंग पॉइंट होता है और ये उसकी डायरेक्शन होती है, तो अगर मुझे कभी एंगल निकालना है ना दो लाइंस के बीच का, तो मेरे को पासिंग पॉइंट कभी एंगल नहीं देगा, मुझे कौन एंगल देगा, डायरेक्शन रेशियो एंगल देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो लाइंस ली मैंने, एक लाइन 1 और दूसरी है ली हमने लाइन 2, और इनके बीच का कोई एंगल लिखा मैंने, दैट इज थीटा। ठीक है, तो जैसे ही लाइन के बीच में एंगल लिखा, तो लाइन की पहली फॉर्म होगी हमारे पास, जैसे मैंने मान लिया कोई लाइन है, तो वो इस फॉर्म में होंगी, इन दोनों जो ऊपर दो हमने पढ़ा है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म होगी। तो A2 वेक्टर R इक्वल टू A2
प्लस म्यू बी टू। इस फॉर्म में तो लाइन जरूर होगी अगर दो लाइन दे रखी है तो। अब मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल कौन बताएगा मुझे? डायरेक्शन रेशो बताएगा। अब देखिए, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है, ए क्या होता है हमारा पासिंग पॉइंट, और बी क्या होता है डायरेक्शन रेशो। तो जो मुझे एंगल देगा वो मुझे डायरेक्शन रेशो देगा। और मैंने लास्ट टाइम वेक्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा है हमने, कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है वेक्टर में? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा निकालना है, मुझे एंगल निकालना है। तो मैंने एंगल निकालने के लिए मैंने क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए डॉट बी। यहाँ पे ए और बी कौन है? बी वन और बी टू। तो मैं क्या लिखूंगा, बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन और मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू। ये होगा हमारे पास प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, कि कभी दो लाइन एंगल दे दी तो उसके बीच में अगर मुझे बी वन वेक्टर दे रखा है और बी टू दे रखा है, अभी हम इस क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां से मुझे एक बात पता चल गया कि अगर कभी यही दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गई, तो परपेंडिकुलर हो गई तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो डिनोमिनेटर वाला जीरो के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर जीरो हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। जो हम वेक्टर में भी पढ़ते थे कि अगर कभी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो बी वन डॉट बी टू की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म के लिए। और अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है ऐसी, ये नीचे वाली इक्वेशन इस टाइप की, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है तो हमारे पास यही होगी। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ए वन बी वन सी वन आर द डी आर्स ऑफ लाइन वन एंड ए टू बी टू सी टू आर द डी आर्स ऑफ लाइन टू। ठीक है, यही अगर दो लाइंस पैरेलल हो, यही अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों डी आर पैरेलल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास उसका, जैसे हमने देखा था ना पहले में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता था, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, इसका मतलब रेशियो सेम होगा। दैट इज ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू। ये हमारे पास इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद, ठीक है, यही इसके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं, लिख कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि अलग पार्ट है ये चीज। आजकल बहुत आ रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन, कि अगर कभी कोई तीन पॉइंट ए बी सी आर को लीनियर दे देता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में बीच में कोई एक डेटा अननोन देगा और बोलेगा उसकी वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। कैसे निकालते हैं ए बी हम लोग? बी माइनस ए। और ए सी को कैसे निकालेंगे? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब जैसे ए बी निकाला ना आपने बी माइनस ए, उसके बाद फॉर्मूला क्या लगेगा? ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाय सी टू। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है? ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू इक्वल। ठीक है, इसके ऊपर भी जब हम लोग कभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, पहले हम इस चीज का एक बार बेसिक एक बार देख लेते हैं। ये दो लाइंस के बीच में एंगल के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब जो हमने तीन टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि पेपर में आएगा ही आएगा जरूर। ठीक है, उसमें से टॉपिक नंबर 1 दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड एंड इमेज। ये लिखना है मुझे। तो मैंने क्या देखा कि अगर कोई पॉइंट एल एम और एन है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला गया इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, दैट इज ये लाइन है ए और बी, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर किसके ऊपर डाला गया है? सी डी के ऊपर। ठीक है, और सी डी की लाइन की इक्वेशन है हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, और
जेड माइनस Z1 अपॉन में सी, ये लाइन दे रखी है। तो अगर मुझे इसके इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया और मेरे को बताना है कि व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट बी इज देयर। सो हमने क्या किया, सबसे पहले देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर ये दो लाइन ए बी पर, आपको उसको स्टेप नहीं रटने, आपको उसको समझना है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है ए बी और सी डी, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि उनकी डी आर B1.B2 जीरो होता है, या फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो होता है। इसका मतलब हमें डी आर्स निकालने हैं लाइन के। तो सबसे पहला देखा मैंने डी आर्स, एक सेकेंड, मैंने देखा डी आर्स ऑफ लाइन वन, डी आर्स ऑफ लाइन वन, लाइन वन कौन सी है मेरे पास, सी डी मान लिया मैंने, ठीक है। डी आर्स ऑफ लाइन वन सी डी, तो सी डी के डी आर्स आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होगी। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए बी सी, उसके डी आर्स क्या हो गए हमारे पास, ए बी सी हो गए, सी डी के डी आर्स होगी, इक्वेशन दे रखी है। अब आपको ये जरूर पहचानना है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म, अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी करके दे रखी है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के दो एग्जांपल बताए, तो उसके अकॉर्डिंग उस लाइन को पहले सीधा करना, तो डी आर्स ऑफ सी डी निकल जाएंगे इस तरह हमारे पास डायरेक्ट बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन। अब क्या किया मैंने, लेट, जो ये लाइन दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, इसको एक कांस्टेंट के इक्वल रखा मैंने, क्योंकि आपको पता है जब भी कभी तीन रेशो दिए होते हैं तो उसको हमेशा कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं हम लोग। तो मैंने इसको कांस्टेंट के इक्वल रखा, लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, ए लैम्डा प्लस x1, वाई इक्वल टू बी लैम्डा प्लस y1, एंड z इक्वल टू सी लैम्डा प्लस Z1, ये वैल्यू आ गई। दैट इज कॉल्ड एनी पॉइंट ऑन द लाइन सी डी, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सी डी। और मुझे कौन से पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, बी पॉइंट। तो ये मैंने मान लिया, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये बी पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर ये बी है जो मेरे को निकालना है, तो मुझे इसका मतलब इसका लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेरा मेरा पर्पस क्या है, डी आर्स निकालना। जैसे मैंने ऊपर डी आर्स लिखे सी डी के, इस तरह मैं डी आर्स के इसके लिखूंगा, डी आर्स ऑफ ए बी, एंड डी आर्स ऑफ ए बी क्या होगा हमारे पास, डी आर्स ऑफ ए बी बी माइनस ए, डी आर्स ऑफ ए बी कैसे निकालूंगा मैं, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए निकालना है मुझे, बी पॉइंट ये निकाला मैंने और ए क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम कैसे लिखेंगे डी आर्स ऑफ ए बी, ए लैम्डा प्लस x1 माइनस एल, बी लैम्डा प्लस y1 माइनस एम, और सी लैम्डा प्लस Z1 माइनस का एम। ये मेरे पास डी आर्स आ गए इसके, सी डी, सी डी के भी डी आर्स आ गए और ए बी के भी डी आर्स आ गए। तो एक बार देख लेते हैं जरा, सी डी के डी आर्स क्या आ गए ये, और इसके डी आर्स क्या आ गए हमारे पास, ये पॉइंट आ गया डी आर। इसका मतलब क्या है, ये पहली लाइन के डी आर्स है, और मुझे पता है कि अगर कभी दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो गया, पहली लाइन के डी आर्स A1 B1 C1, दूसरी लाइन के डी आर्स A2 B2 C2, और इसमें वैल्यू डालूंगा मैं, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप लोग निकाल सकते हैं। अगर सपोज करो आपको इसी क्वेश्चन के अंदर आपको इमेज बोला जाए, तो इमेज निकालने के लिए क्या किया देखना, इसको नीचे बना दिया मैंने, और ये पॉइंट हो गया एम, और इसको मान लिया मैंने अल्फा बीटा और गामा। तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए एम इज बी होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए एम इज बी होगा। अगर मिड पॉइंट होगा ए एम का बी है जैसे हमारे पास, तो मिड पॉइंट अगर ए एम का बी है, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब एल प्लस अल्फा अपॉन टू एम प्लस बीटा अपॉन में टू, और एल प्लस गामा अपॉन में टू। ये जो पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, पॉइंट बी के। और बी पॉइंट क्या है, हमने जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। सो ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको हटाता हूँ बेटा, ठीक है।
बस ये है कि ये क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको खाली ये आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे क्वेश्चन, लेकिन आते बहुत है पेपर में। पेपर में लगभग लगभग इस क्वेश्चन का आना हमारे पास तय रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। अभी तो हम सारे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए लिखा मैंने। नहीं तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे लिखा आएगा, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज फ्रॉम 1,6,3 टू लाइन x/1, y-1/2 और z-2/3, z-2/3। ये आपका है, ठीक है। ये आपको निकालना है क्वेश्चन में। इसको हम देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा भी हमने देखा कि मैंने क्या बोला, कि कोई पॉइंट है आपका 1,6,3, इससे आपके परपेंडिकुलर डाला गया इस लाइन के ऊपर। ये लाइन है मेरे पास, x/1, y-1/2 और z-2/3, ये लाइन है। तो ये पॉइंट हो गया वही हमारा, जैसा भी हमने डिस्कस किया, ये ए बी, ये सी डी। तो सबसे पहले हम लोग बताइए, देखा अभी हमने लास्ट वीडियो से, हमने अभी इसी वीडियो के अंदर हमने पहले क्या देखा था, सबसे पहले किसके निकालते हैं, डी आर सी डी के। तो सी डी को देखते हैं पहले, क्या सी डी की लाइन ठीक ठाक है, सबके क्वेश्चन एक्स वाई जेड के क्वेश्चन 1 1 है। अगर 1 1 है तो डायरेक्ट डी आर्स निकलेंगे, जो नीचे वाले होते हैं वो डी आर्स होते हैं। तो 1 2 और 3, ये डी आर्स हो गए। अब इस लाइन को किसके इक्वल रखना है मेरे को, जैसे हमने देखा अभी सीखा था, इसको किसके इक्वल रखना है, कोई कांस्टेंट के इक्वल रखना है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको मैंने लैम्डा के इक्वल रखना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, लैम्डा। वाई की वैल्यू हो गई मेरे पास 2 लैम्डा+1, और जेड की वैल्यू हो गई मेरे पास 3 लैम्डा+2। दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, दिस इज एनी पॉइंट, इसको इधर कर देते, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज बी। तो मैं क्या निकालूंगा, बी आ गया मेरे पास। तो डी आर ऑफ ए बी, डी आर ऑफ ए बी क्या होगा मेरे पास, B-, है। अब डी आर ऑफ ए बी मेरे पास अगर B-, है तो बी ये निकल गया, ए मुझे पता है 1,6,3। तो करता हूँ, कैसे निकालूंगा, λ-1, 2 λ+1 दे रखा है, और -6, और 2 λ+1 -6 कितना हो जाएगा, 2 λ-5, 3 λ+2 - 3, 3 λ-1। ये आपके आपके डी आर आ गए क्वेश्चन के। ये डी आर आ गए आपके ए बी के। अब देखते हैं ए बी किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के। तो यहाँ से फॉर्मूला मेरे को कौन सा याद है, A1 A2, B1 B2 और C1 C2 = 0। देखते हैं ए बी, तो λ-1 की मल्टीप्लाई 1 में, प्लस 2 λ-5 की मल्टीप्लाई किसमें, दूसरा डी क्या था, 2 था। और C1 C2 3 λ-1 की मल्टीप्लाई 3 में। ये आपको समझ में आ रहे होगा। ये डी आर लाइन वन, ये हो गए A1 B1 C1, और ये जो दो हमारे पास डी आर से A2 B2 C2, मल्टीप्लाई किया तो हमारे यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, ये लैम्डा 4 λ 9 λ, आई थिंक 14 λ माइनस का 14 = 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 1। जैसे ही लैम्डा 1 आ गया तो मेरे पास बी पॉइंट कितना आ गया, ये लैम्डा की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट करते हैं। तो एक्स आ गया मेरे पास 1, वाई आ गया मेरे पास 3, और जेड आ गया मेरे पास 5, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अगर अब मुझे इमेज निकालनी है, तो दोस्तों इमेज कैसे सीखा है मैंने, इसके नीचे हमने देख लेते हैं इसकी इमेज, यहाँ पे कोई बनेगी, अल्फा बीटा गामा, और इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं अब हम लोग। 1 + α/2, 6 + β/2, और 3 + γ/2। ये किसके इक्वल होगा, 1 3 5 के इक्वल होगा। अब मैं कंपेयर करता हूँ पहले को पहले के साथ, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 3 × 1 = 2 -1, अल्फा 1 आ गया। बीटा कितना आ जाएगा, 6 - 6 0, और गामा कितना आ जाएगा, 7। तो ये मेरे पास इमेज आ गई आपकी 107। अगर यही बोलता है हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ,
तो ए बी के अंदर हम कौन सा लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने 10th क्लास में रूट वाला फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो आप इससे ऐसे कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन में आता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू द लाइन। तो डिस्टेंस का मतलब ही क्या हो गया हमारे पास, एक जो डिस्टेंस निकालेंगे वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर करना ही है, दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछना है आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वन हो जाता है ऐसे हमारा। ये यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन वन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस। ये हमारे पास सुना। तो एक बार ना जब भी हम पढ़ते हैं इसको, तो हम साथ के साथ ना अगर हम एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद ना आप लोग एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार रटेंगे, इसके सारे फॉर्मूलेस वगैरह रट लेंगे। उसके बाद आप लास्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, जो भी आपके पास सैंपल में रखा है, आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी लगाइए, एग्जाम्पल लगाइए। उसके बाद ना आपको इस बुक का कोई भी पेपर हो, कैसा भी पार्ट है, वो आप लोग इजिली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने देखिए अभी तक ऊपर वाले को इसलिए रब नहीं किया है, ताकि क्योंकि बेसिक है ना, तो इसलिए पार्ट से मैं चाहता हूँ कि आपको ये याद ही रहे। चलो, अब देखते हैं इसका टॉपिक नंबर 2। जिसका टॉपिक 2 है, इसका है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने आपको जैसे वीडियो में बता रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, इंटरसेक्ट हो, या कोप्लेनर हो, बात बराबर है। तीनों में से कुछ भी लिखा जाए क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, तो शॉर्ट देखो, शॉर्टर डिस्टेंस का मतलब क्या है, आप दो लाइंस है कोई, उनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोल दिया कोई दो लाइंस। ये दो लाइंस कैसी होती हैं, स्क्यू लाइंस होती हैं ये। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है, जो लाइन नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल होगी, ऐसी लाइन को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ। ठीक, ठीक। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम लोग मिल ले, हम आप ना आप हमें नंबर दे देना, हम उनसे बात कर लेंगे, हम पहुंच जाएंगे वहां पर। हम्म, ठीक है मैम, ठीक है। तो मैम गेट पास। ठीक। तो 11 बजे निकल जाते हैं हम लोग। 10:30, 10:30, 10:30 का करवा दिए, 10:30 निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। 372, 372। ओके मैम। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास देखिए, जैसे लाइन वन है, तो लाइन वन क्या हो गया हमारे पास, A1 प्लस लेमडा B1 और A2 प्लस म्यू B2। अच्छा हाँ, हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे कि स्क्यू लाइंस के बारे में। तो स्क्यू लाइंस क्या होती है, कोई पूछे व्हाट इज स्क्यू लाइंस, तो हम कहेंगे नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। अब भाई ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना पैरेलल कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोइंसिडेंट हो जाएगी। मतलब ये तीनों तरह की लाइन नहीं है। मतलब लाइन कैसी है, स्क्यू लाइंस होती क्या है, जो लाइंस दो डिफरेंट प्लेन में लाई करे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेन हो गया आपका ये वाली वॉल, और दूसरा लाइन हो गया ये हमारा बेस फर्श। इन दो पे अगर कोई लाइन मूव करेगी तो कभी इंटरसेक्ट तो नहीं करेगी, हमेशा उनके बीच का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस निकलता रहेगा आपसे। तो ऐसी दो लाइंस जो कि दो डिफरेंट प्लेन में लाई करती हैं, उनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चा ये ना समझे कि जैसे इसे आप मैंने बना रखा है, तो इसको मैं आगे इंटरसेक्ट करूंगा तो भैया सर ये तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर ये एक ही प्लेन में होता तभी तो मैं लिखा है को प्लेनर, सेम प्लेन, इंटरसेक्टिंग, इन दोनों केस में शॉर्टर डिस्टेंस जीरो आएगा। आपको प्रूव करना है, शो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इट मींस शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है, उसका आंसर जीरो आएगा। शो दैट द लाइंस आर इन कोप्लेनर, इसका मतलब शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है, आंसर आपका जीरो आएगा। तो आपको इस केस में आपका शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 - A2 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इस पूरे होल का मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखेंगे आप। अब A1, जैसे आपको दो लाइन दे रखी है, तो आपको A1 B1 दिया है, A2 B2 दे रखा है। आपको बस इसके अंदर फॉर्मूले पुट करना है, आपको A1 - A2 निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है।
और इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करनी है बस, ठीक है। सबको क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान रखना, डिटरमिनेंट तरीके से निकालते हैं। ए वन माइनस करना सबको आता है, A1 - A2 कर सकते हैं हम लोग। तो लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पेपर में बहुत आता है। जैसे ये माइनस करना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और इसका ये मैग्नीट्यूड निकालना है जैसे रूट के अंदर, ठीक है। इसी में एक शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन भी होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। क्योंकि भैया अगर इंटरसेक्ट करेगी तब तो जीरो होगा, वो प्लेनर होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का मतलब अभी मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे पैरेलल लाइन में 11th स्लोप सेम होते हैं। स्लोप का मतलब डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, DR सेम होंगे। मतलब A1 प्लस लैम्डा बी ओनली। इसी तरह A2 प्लस म्यू बी ओनली। तो इसका मतलब जब बी एक ही है, तो इस फॉर्मूले में B1 क्रॉस B2 तो आएगा नहीं भाई। तो इस केस में शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 - A2 क्रॉस बी वेक्टर, और अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो आएगा क्रॉस उसका मैग्नीट्यूड और पूरे होल का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे करके हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग शॉर्टर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। दो लाइंस दे रखी होंगी, उसमें आपको ये वेक्टर फॉर्म से ये तो पहचान जाएंगे आप लोग A1 क्या है। अच्छा, अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में आप लोग चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो आता है इसके बाद टॉपिक नंबर 3। हेलो। हम्म। अच्छा सर, मैं आपको भेज देता हूँ, एक बच्चे ने मांगी थी, मैं आपको वही भेज दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर दो। हाँ, बीच वाला उड़ा दिया मैंने। ठीक है सर। तो जो हमारे पास टॉपिक नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको वेक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट है वैसे तो, कि अगर आपको कभी एक लाइन ऐसी निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट गिवन है, लेकिन वो कभी दो लाइंस के परपेंडिकुलर, कभी कोई आपको ऐसी लाइन निकालनी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि लाइन पासिंग पॉइंट तो गिवन है, लेकिन वो दो लाइन के परपेंडिकुलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लाइन है हमारे पास इस फॉर्म में, और इसका ये पासिंग पॉइंट गिवन है आपको, दैट इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, और ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर है यहाँ से। ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर है L1 और ये L2, आपको L1 और L2 की गिवन इक्वेशन होगी, और ये पासिंग पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो भाई मुझे तो इक्वेशन किसकी निकालनी है, ए बी की। तो लेट इक्वेशन ऑफ ए बी, ये कौन सा है आपका टॉपिक 3 है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, लेट द इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होती है हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होती है हमारे पास, जैसे लाइन ए बी की इक्वेशन। तो उस केस के अंदर मुझे ए तो क्या है मेरे पास पासिंग पॉइंट, और बी वेक्टर क्या होता है मेरे पास, DR। तो जैसे क्वेश्चन में आपको ए तो दे रखा होगा आपका पासिंग पॉइंट, ये तो निकल गया, अब बी वेक्टर निकालना है आपको। तो देयर फोर बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, जब भी दो लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 क्रॉस B2, लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 क्रॉस B2। और जैसे ही आप B1 क्रॉस B2 करेंगे, तो दोस्तों आपके पास बी वेक्टर आ जाएगा, और बी वेक्टर हम इसके अंदर पुट करके आर वेक्टर की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर ये बात, समझ में आ गया आप सबको। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को देखते हैं, लेकिन उससे पहले बस आप एक नोट डाल के ना इसको एक लिख लीजिएगा, कि जैसे जो ABC अगर DR से है, तो LMN क्या होता है मेरे पास, डायरेक्शन कोसाइन, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। एल क्या होता है हमारे पास, कॉस अल्फा,
एम क्या होता है कॉस बीटा, और एन क्या होता है हमारे पास कॉस गामा। ठीक है, ये क्या होते हैं देखना जरा। जैसे इसी में एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बनाता है। तो द कॉस ऑफ एंगल ऑफ दिस कंपोनेंट, मतलब वेक्टर, इस वेक्टर के कॉस के कंपोनेंट किसके साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इससे मुझे ये भी पता चल गया जब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी, पहले हम एनसीईआरटी को देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले ये आपकी 11.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि एक सेकंड, हाँ अनुसार, ठीक है, जैसे आपको दे रखा है एंगल दे रखा है को अल्फा बीटा गामा, ये आपको दे रखा है एंगल अल्फा बीटा और गामा, और आपको क्या बोला है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो कॉस 90 कॉस 130 कॉस 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इक्वल एंगल का मतलब क्या है कि जो अल्फा एक्स के साथ एंगल बन रहा है वाई के साथ और जेड के साथ, तो तीनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों सेम है। इसका मतलब क्या है, एल एम और एन सेम है, और एल एम एन सेम है, तो रिलेशन क्या था हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो एल एम एन तीनों सेम है, तो इसके बाद आप वैल्यू पुटिंग करेंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास। थर्ड, इफ द डी आर्स, क्वेश्चन में डी आर्स दे रखे हैं, मतलब डी आर्स का मतलब ए, ए बी सी दे रखे हैं आपको, ए बी और सी दे रखा है आपको, क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो एल क्या होता था, ए के नीचे मैग्नीट्यूड, बी के नीचे मैग्नीट्यूड, सी के नीचे मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपका एल, ये आपका एम, ये आपका एन। तो एल एम एन क्या होता है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। चौथा क्वेश्चन, कोलिनियर, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टाइप है ये। कोलिनियर बोला जाए तो एक बार आप निकालेंगे ए बी वेक्टर, फिर निकालेंगे आप ए सी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर आ गया, तो फिर कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, A1/A2 B1/B2 C1/C2। हेलो सर, नीचे हो 11th में आ जाओ। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल हो जाएगा यहाँ से। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे देखना ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी का मतलब बी माइनस है, तो यहाँ से बी माइनस से क्या होगा, वो तो -1 -2 माइनस का 3i -2 -3 माइनस का 5j, और इसी तरह 1 -4 माइनस का 3k। तो ये A1 B1 C1 आ गया, इस तरह ए सी में निकल जाएगा A2 B2 C2। तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या है, ये कोलिनियर है आपके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप।